हेलो बच्चों, आज हम पुनर्जागरण में आगे का टॉपिक देखते हैं। कल तक हमने जो है इसके कारणों पर चर्चा की, इसके अर्थ पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं कि पुनर्जागरण का जन्मस्थल इटली। ये माना जाता है कि सबसे पहले जो पुनर्जागरण है वो इटली में ही फैला, वहाँ से ये अन्य देशों में फैला। तो प्रश्न ये उठता है कि इटली में इसकी शुरुआत क्यों हुई। तो इसका उत्तर है, तो देखिए आप कि वास्तव में इटली जो है वहाँ प्राचीन यूरोप की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ जो है कुछ धुंधले रूप में विद्यमान थी और ज्ञानार्जन की परंपरा जो है अभी भी वहाँ पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी। वहाँ नए नगरों के उदय के लिए प्रतिस्पर्धा भी थी। ऐसे अनेक लोग विद्यमान थे जो कला और साहित्य को संरक्षण दे रहे थे। तो प्राचीन अवशेष थे रोमन सभ्यता के, उन्हीं पर जो है पुनर्जागरण का जन्म हो रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि पुनर्जागरण जो है अतीत की प्रेरणा पर आधारित था। तो इटली में वो सारी चीज़ें उपलब्ध थी, जिसलिए जो है पुनर्जागरण का जन्म स्थल इटली को माना जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इटली में पुनर्जागरण के कारण, इन कारणों को जो है एक वर्गीकृत किया गया है कि ऐसा इटली में क्या था कि पुनर्जागरण जो है सबसे पहले हम इटली में ही देखते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहला आता है उदारवादी समाज, दूसरा था व्यापारिक समृद्धि, रोमन सभ्यता की जन्मस्थली, रोमन पोप का निवास, लौकिक शिक्षा पर बल और कुस्तुनतुनिया का पतन। पहला आते हैं उदारवादी समाज। उदारवादी समाज की अगर बात करें तो पुनर्जागरण की जो प्रथम अभिव्यक्ति है इटली में होने का प्रमुख कारण यही माना जाता है कि यूरोप के अन्य देशों की तुलना में वहाँ का जो सामाजिक वर्ग था उसका विकास कुछ अलग तरीके से हुआ। ठीक, और समाज यहाँ का ज़्यादा उदारवादी था, मतलब संकुचित और जो परंपरागत सोच है उस पर चलने वाला नहीं था, कुछ आधुनिक विचारों से भरा हुआ था। उदारवादी समाज था ये। ठीक, और नागरिक तथा योद्धा वर्ग के बीच जो है यहाँ पर सामंती जीवन नहीं दिखता है। ये लोग सामंती जीवन नहीं व्यतीत कर रहे थे। अतः जो प्रभावशाली भूस्वामी थे वो जो है विवश हो गए नगरों में जाने के लिए, क्योंकि सामंती अर्थव्यवस्था नहीं तो भूमि का इतना महत्व नहीं था कि आप भूमि करें, कृषि करें, दास करें, जैसे कि हमने सामंतवादी व्यवस्था में देखी कि बंद अर्थव्यवस्था थी। तो ऐसा माहौल यहाँ पर नहीं था। तो इन नगरों का जो है व्यापारियों के संरक्षण में विस्तार हो रहा था। इटली की जो आगे के उसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक में, इटली की जो सिचुएशन थी वो मतलब जियोग्राफिकली वो ऐसा भूमध्य सागर के नज़दीक था और पूर्व और पश्चिम के बीच जो है जो व्यापारिक मार्ग थे वो इटली से होकर ही जाते थे। तो ये जो व्यापारी थे इनके संरक्षण में जो है इटली के नगरों का विकास हो रहा था। तो इतालवी अमीर वर्ग के महत्वपूर्ण समूह, तो इटली के जो अमीर वर्ग थे, पुराने जो वहाँ के बड़े प्रतिष्ठित परिवार थे, और ये जो नया व्यापारिक वर्ग था, इन नगरों ने मिलकर जो है इन सब ने मिलकर जो है इटली में जो एक समन्वित नागरिक समाज की स्थापना कर ली थी। ठीक, एक समन्वित समाज यहाँ पर स्थापित हो गया था। तो ऐसा जो समन्वित नागरिक समाज है इस समय हमें यूरोप में किसी भी देश में नहीं मिलता है। अतः जो है उदारवादी और स्वतंत्र विचारों की जो पृष्ठभूमि में उदारवादी और स्वतंत्र विचार जो है पहले इटली में ही फले फूले, इसलिए पुनर्जागरण का जो उदय होना यहाँ पर एक मुश्किल बात नहीं थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उदारवादी समाज जो है किस तरह से इटली में पुनर्जागरण के उदय का कारण बना। दूसरे टॉपिक पर आइए, दूसरे कारण पर आइए, व्यापारिक समृद्धि। इटली जो है एक समृद्ध देश था और इसकी समृद्धि का कारण था विदेशी व्यापार। भूमध्य सागरीय देशों में इसकी सबसे अनुकूल स्थिति थी। अरब जो व्यापारी थे उनके द्वारा एशियाई देशों से जो सामान लाया जाता था वो ज़्यादातर इटली में ही बिकता था। अरब व्यापारियों द्वारा जो सामान लाया गया था वो ज़्यादातर इटली में ही बिकता था और उन्हीं से ये सामान, और इटली में वो बिका और इटली से ये सामान जो बाकी यूरोप के पश्चिमी देशों में जाता था। इसी तरह से उत्तरी यूरोप से आने वाले जो व्यापारी थे वो भी इटली से होकर ही एशिया की तरफ जा रहे थे। तो इस प्रकार जो बढ़ते व्यापार से जो है निम्न प्रकार पुनर्जागरण को आधार प्रदान किया। ठीक, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इटली की स्थिति की। एक तो
इसकी जो स्थिति है भूमध्य सागरीय देशों में सबसे अनुकूल थी। एक तो यहाँ पूर्व से व्यापारी आ रहे हैं, यहाँ सामान बेच रहे हैं, और यहाँ से जो ये बिका हुआ सामान है वो इटली से व्यापारी जो है बाकी यूरोप के देशों में फैला रहे हैं। तो एक इटली की जो व्यापारिक दृष्टि से है बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थिति हम लोग देखते हैं। इस बढ़ते व्यापार से ही पुनर्जागरण का आधार निर्मित होता है। कैसे? तो एक तो यहाँ पर नए नए नगर जो है स्थापित हुए, मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस। आज भी अगर आप इन नगरों के बारे में देखें तो आज भी इनकी जो है पुनर्जागरण के समय की जो भव्यता है वो आज भी यहाँ पर दिखती है। इटली के अन्य नगरों के व्यापारी जो है कई सारे देशों की यात्रा करते थे, और कई से इटली के जो ये व्यापारी थे, इटली के इटली के नगरों के जो व्यापारी थे वो कई सारे देशों की यात्रा करते थे, ठीक, और कई लोगों के संपर्क में आते थे, ठीक। और अरब जो व्यापारी है वो तो हमने जैसे देखा कि वो लगातार यहाँ पर आते जाते रहते थे। तो इन सब व्यापारियों के बीच संपर्क और विचार विनिमय ने दूसरे के विचारों को ग्रहण करने की क्षमता को विकसित किया। इससे हुआ क्या कि जो इस लगातार संपर्क ने लोगों के बीच जो है विचार विनिमय हुआ, लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता को जानने लगे, समझने लगे। तो इससे हुआ क्या कि इटली के जो लोग थे उनका जो मानसिक दृष्टिकोण है वो विस्तृत हुआ। इसके अलावा धर्म युद्ध से लौटने वाले सैनिक भी जो है वो इटली के नगरों में ही रुकते थे। तो इन्होंने जो है मुस्लिम नगरों की जो मुस्लिम सभ्यता थी उसकी जानकारी जो है इधर इटली के लोगों को दी। तो इटली के लोगों का दृष्टिकोण जो है वो व्यापक हुआ। इन नगरों में इसके अलावा जो है बड़े बड़े संग्रहालय थे, सार्वजनिक पुस्तकालय थी, नाट्यशालाएँ स्थापित हुई। नाट्यशालाएँ थी जो कि इस समय के हम यूरोप में देखते हैं, अन्य किसी देश में इस तरह का जो है इस तरह की संस्थाएं नहीं मिलती हैं। और इन संस्थाओं की स्थापना के पीछे भी वास्तव में कारण क्या था? इटली की समृद्धि की वजह से ही जो है ये हो पाया था कि यहाँ पर इस तरह की संस्थाएं उपलब्ध थी जहाँ के लोग अपने मानसिक दृष्टिकोण को या अपनी मानसिक क्षुधा को शांत कर सकते थे। और ये जो नाट्यशालाएँ हैं, पुस्तकालय हैं, ये भी हमारे सांस्कृतिक जीवन का अंग होती हैं, ठीक। और इनकी स्थापना तभी संभव है, जैसे मैंने कहा, कि जब हमारे पास समृद्धि है, पैसा है। इटली की समृद्धि से हुआ क्या कि वहाँ पर एक व्यापारिक मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ठीक। और ये व्यापारिक वर्ग इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने सामंतों की और पोप की परवाही करना ही बंद कर दिया, और इसने जो है जो मध्ययुगीन मान्यताएं थी उनको मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा व्यापारियों का रहन सहन इस समय बहुत वैभवशाली हो गया, क्योंकि व्यापार से जो इटली के पास खूब सारा पैसा आ रहा था, धन आ रहा था। तो ये लोग जो है किसी राजाओं और सम्राट की तरह जो है एक वैभवशाली जीवन जी रहे थे। समृद्धि के उस स्तर पर पहुंच गई इटली में कि व्यापारी कितना खर्च करते लेकिन संपत्ति का तब भी पूरा उपयोग नहीं कर पाते थे। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि जब आपने अपनी भौतिकवाद की सारी चीज़ें, जो भौतिक उपलब्धि की सारी चीज़ें जो है जब आपने प्राप्त कर ली हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर अब व्यक्ति मानसिक क्षुधा को शांत करने की ओर आगे बढ़ता है। तो इससे क्या है कि लोगों में विचारधारा को पनपने में सहायता मिली। उन्होंने क्या किया, इन व्यापारिक वर्ग, मध्यम वर्ग ने राजा महाराजाओं की भांति साहित्यकार, कलाकार, इनको प्रश्रय दिया, उन्हें उत्साह दिया, और इस तरह से जो है अपने धन का प्रयोग किया। तो व्यापारियों ने साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया, ठीक। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि फ्लोरेंस में ही हमें दांते, पेट्रॉक, बोकासियो, एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, गिबर्ती, मैकियावेली जैसे विद्वान जो है हम इटली में इस समय पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मध्यम वर्ग जो है तो वो इनको सपोर्ट कर रहा था, इनको आगे बढ़ा रहा था। अतः और इन्हीं कलाकारों का जो है योगदान रहा पुनर्जागरण को बढ़ावा देने में, ठीक। अब आगे देखिए बेटा, रोमन सभ्यता की जन्मस्थली इटली जो था। इटली में पुनर्जागरण का एक कारण ये भी था कि ये प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थल रहा था। इटली के नगरों में जो है प्राचीन रोमन सभ्यता के बहुत से स्मारक अभी भी थे, और ये स्मारक लोगों को अपने पुराने गौरव की याद दिलाते थे। प्राचीन रोम जैसी महत्ता और अपने देश को गौरवशाली बनाने का विचार जो है उनके दिमाग में हर समय छाया हुआ रहता था। इस गौरव को पुनः प्राप्त करने का लोगों को विचार आया। अतः
प्राचीन रोमन संस्कृति जो है इस तरह पुनर्जागरण की प्रेरणा बनी। प्राचीन रोमन संस्कृति के गौरव को पुनः प्राप्त करना है। इसके बाद आता है पोप का आवाज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोम का जो पोप है वो पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड का जो है केंद्र माना जाता है। तो ये पोप का जो निवास था वो रोम में था। तो कुछ पोप ऐसे थे जो पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित थे। इन्होंने बड़े विद्वानों और कलाकारों को रोम लाया। उनसे जो यूनान की पांडुलिपियाँ थी उनका लैटिन भाषा में अनुवाद कराया। इन्हीं में से एक पोप हैं, पोप निकोलस फिफ्थ ने जो है सेंट पीटर गिरजाघर बनवाया वेटिकन सिटी में, जो आज भी वहाँ पर जो है स्थित है। और आज भी जो है इसी गिरजाघर से जो है पूरी क्रिश्चियनिटी कंट्रोल होती है। तो पोप का आवाज़ जो एक बहुत बड़ी वजह थी पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार करने में। ठीक, अब हम आते हैं लौकिक शिक्षा पर जोर। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मध्यकाल में जो है शिक्षा जो है धर्म से प्रभावित थी। चर्च जो कहता था लोग उसी को सत्य मानते थे। लेकिन इटली में ऐसा माहौल नहीं था। इटली में व्यापार के विकास के साथ जो एक नई प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। नए तरह के जो प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे व्यावसायिक ज्ञान कहते हैं, भौगोलिक ज्ञान है, इन सब की जो है मांग होने लगी इटली में। तो इन सब से हुआ क्या कि शिक्षा में जो धर्म की जो स्थिति है वो गौण हो गई और शिक्षा में ऐसी विचारधारा आई कि लोग जो है अधिक स्वच्छंद हो गए, विज्ञान और तर्क को महत्व देने लगे। तो इस तरह से लौकिक शिक्षा पर जोर जो इटली में दिया जा रहा था उससे भी पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कुस्तुनतुनिया का पतन। अभी तक हमने जितने भी वीडियो देखे हैं उसमें हर वीडियो में जो हम कुस्तुनतुनिया का पतन का जिक्र ज़रूर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुस्तुनतुनिया का पतन कितनी महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई यूरोप के इतिहास के लिए। 1453 में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था तो वहाँ से भागकर आने वाले जो यूनानी विद्वान थे, कलाकार थे, व्यापारियों ने ये सर्वप्रथम इटली में ही आए। इटली में ही इन्होंने जो है शरण ली। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे ये लोग वहीं बस गए। इससे हुआ क्या है कि इटली में इतने ज़्यादा विद्वानों की संख्या हो गई कि कई बार ऐसा लगता था कि पूरा जो यूनान है वो इटली में ही प्रव्रजन कर गया है, मतलब कि यूनान उठ के पूरा इटली में आ गया है। तो ये विद्वान जो है अपने साथ प्राचीन यूनानी साहित्य की जो है अनमोल पांडुलिपियाँ लाए थे, जिनके ज्ञान से यूरोप अभी तक परिचित नहीं था। तो इन लोगों ने जो है इन पांडुलिपियों के ज्ञान से यूरोप को परिचित कराया। इनमें से कई ऐसे थे जो इटली में शिक्षक नियुक्त हुए और इन्होंने जो है विश्वविद्यालयों में शिक्षण का कार्य किया और वर्ग चेतना को बढ़ावा दिया। और यही वर्ग चेतना जो है हमें पुनर्जागरण के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार से हमने देखा कि इटली में ही पुनर्जागरण का जन्म सबसे पहले क्यों हुआ। ठीक, और आप इन सब चीज़ों के जो है साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए और फिर आगे के वीडियो के लिए हम कल मिलते हैं। थैंक यू।